नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका थिंकर आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे थे। ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 को मैं वो डिस्कस कर रहे थे। और क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसमें अभी तक हमने चैप्टर 1 है वो हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 को, मतलब अध्याय दूसरा है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अध्याय दूसरे का नाम क्या है, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सिंपल भाषा में डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे तो हमें ये जो अध्याय है वो हम भूलेंगे नहीं, इस तरीके से हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आज हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले इस अध्याय में उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोब के बारे में, ग्लोब क्या होता है वो बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे अक्ष के बारे में, अक्ष यानी एक्सिस, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हमारा तीसरा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला ध्रुव, पोल, तो पोल के बारे में बात करेंगे। चौथा जो हमारा टॉपिक होने वाला है अर्थ की दिशा के बारे में, अर्थ किस दिशा में घूमती है, रोटेशन वगैरह करती है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में जो हम बात करने वाले हैं इक्वेटर के बारे में, भूमध्य रेखा के बारे में, भूमध्य रेखा के बारे में बात करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो लैटिट्यूड, अक्षांश के बारे में, अक्षांश रेखा जो होती है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में लॉन्गिट्यूड, देशांतर के बारे में, जो देशांतर रेखाएं होती हैं उसके बारे में। फिर हम बात करेंगे हीट जोन के बारे में, हीट जोन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टाइम के बारे में, टाइम किस प्रकार से काम करता है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ना वो एनसीईआरटी में नहीं भी लिखे होंगे इतने डिटेल में, उनको भी हम देखेंगे ताकि जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। देखो, हम एनसीईआरटी तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, बट हमारा जो मेन जो फोकस है वो क्या है, एग्जाम निकालना है। ठीक है, मेन जो हमारा फोकस क्या है कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम उसका आंसर कर पाए, यही तो हमारा मेन टारगेट है। हम एग्जाम में निकल पाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए। हमारा यही थोड़ा कि एनसीईआरटी पढ़ के बस वो ज्ञानी बन जाना, नहीं, वो हमारा टारगेट है ही नहीं। तो इस वजह से हम जो पढ़ रहे हैं, पढ़ तो एनसीईआरटी को रहे हैं, बेस हमारा एनसीईआरटी है, बट कुछ एक्स्ट्रा लाइन हमारी ओर से भी ऐड करेंगे तो जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे ताकि हमें समझ आए कि भाई किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो एक पूरी ओवरऑल अध्ययन करेंगे, जिससे कि फ़ायदा क्या मिलेगा, इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि इससे रिलेटेड कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारा छूटना नहीं चाहिए। मेन जो हमारा फोकस है वो वही होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, ग्लोब के बारे में बात करते हैं। ग्लोब क्या होता है, व्हाट इज़ द ग्लोब, व्हाट इज़ द ग्लोब, ग्लोब क्या होता है। देखो, सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, ये मान लो पृथ्वी है, अर्थ थोड़ी चपटी होगी ना यहाँ से, ठीक है, तो सेम अब ये बड़ी है, इतनी बड़ी को हम देख नहीं पाते हैं। अगर जो हमें इसके बारे में पढ़ना होगा, महाद्वीप वगैरह इस पर दिखाए उसको देखना होगा, तो देखो इस पृथ्वी को तो हम हाथ में ले नहीं सकते। तो लोगों ने क्या किया, जो हमारे रिसर्चर्स वगैरह थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, इस पृथ्वी का एक छोटा सा आकार बना दिया, ये एक छोटा सा आकार बना दिया और सेम इसी रूप का बना, जैसी पृथ्वी है वैसी है, ये ग्लोब बना दिया। पृथ्वी सेम इतनी झुकी हुई है अपने अक्ष पर, ये देखो वैसे कैसी होनी चाहिए, इस प्रकार से होनी चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए था, बट ये 90 डिग्री पे नहीं है, ये थोड़ी अपने अक्ष पर जैसी झुकी हुई है। यहाँ पे देखो 23 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, तो उस प्रकार से इसको बनाया गया है। अब तो ग्लोब भी ऐसे बना है, सेम पृथ्वी झुकी हुई तो ग्लोब भी झुका हुआ बना गया। ठीक है, पृथ्वी के भी ऐसे पोल है तो ग्लोब के भी ऐसे पोल बना दिए गए और ग्लोब ऐसे घूमता है। सेम पृथ्वी घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, वैसे ग्लोब को भी वेस्ट टू ईस्ट है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। तो ये एक पृथ्वी का सच्चा प्रतिरूप है, एक लघु रूप है, एक छोटे आकार है, और ये सच्चा मतलब ट्रू, ट्रू मतलब होता है एज इट इज, जैसी पृथ्वी है वैसा ही ग्लोब है। जिस प्रकार से पृथ्वी को बनाया गया उसी प्रकार से, जिस प्रकार से पृथ्वी काम करती है, जिस प्रकार से इसका आकार सेम प्रकार का आकार है वो ग्लोब का बनाया गया। तो ये क्यों बनाया गया, ताकि हम आसानी से इसे समझ सके। देखो एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा लाइन लिखी हुई है, कई लाइनें फालतू भी है, पूरे वो चीज़ें हमारे काम की नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड, जो पहला वर्ड काम का आता है वो ग्लोब आता है, और ग्लोब में बस इतनी चीज़ है, ग्लोब पृथ्वी का सच्चा प्रतिरूप है, बस इतना ही आपको याद रखना है। ये सारी डिटेल यूपीएससी नहीं पूछेगा, ग्लोब क्या है, कैसे घूमता है, नहीं, वो यूपीएससी नहीं पूछने वाला है और कोई भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बट बारीक सी अगर जानकारी लेना चाहो तो ग्लोब क्या होता है, ग्लोब पृथ्वी का सच्चा मॉडल होता है, लघु रूप होता है, सच्चा मॉडल होता है। लघु मतलब होता है छोटा, मिनिएचर फॉर्म होता है, मिनिएचर मतलब होता है छोटा, और सच्चा मॉडल का मतलब ट्रू मॉडल, सच्चा मतलब ट्रू, ट्रू कैसे, वास्तविक,
जैसी पृथ्वी होती है वैसा ही ग्लोब बनाया जाता है। तो ये सेम फॉर्म में है। बस इस लाइन जितनी एनसीईआरटी में लाइनें लिखी है उसमें ओनली इतना ही काम का है। इतनी एनसीईआरटी में पहली बातें करी गई है वो नहीं पढ़नी है। हमें क्या पढ़ना है, ग्लोब के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन रखनी है कि ग्लोब है वो पृथ्वी का सच्चा प्रतिरूप है, ट्रू फॉर्म है, ट्रू मॉडल है, मिनिएचर फॉर्म में। तो अगर आपको कोई पूछता है कि क्या ग्लोब है पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, तो हाँ वो वास्तविक है, सच्चा, जैसी पृथ्वी है वैसे इसको बनाया गया। बस इतना ही जानकारी याद रखनी है। बाकी डिटेल एनसीईआरटी में लिखी है वो चीज़ें हमें ध्यान नहीं रखनी है। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा चीज़ें देख रही है। वो तो क्या 6th क्लास में जो पढ़ रहा है वो उनके लिए है। आप 6 के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हो। आपको तो यूपीएससी निकालना है, पीसीएस निकालना है, या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए वो सारी जानकारी काम की नहीं है। ठीक है, तो ये तो होगी ग्लोब के बारे में। यहाँ पे ये चीज़ें भी एनसीईआरटी में लिखी है, तो वो तो ये हमें नहीं देखनी है। ये सारी 6th क्लास वालों के लिए, हमारे लिए काम की चीज़ नहीं है। आप काफ़ी मैच्योर हो, आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अक्ष। जैसे हमने बात करी थी ग्लोब को अक्ष से घुमाया जा सकता है। जैसे ग्लोब के यहाँ पे 2 पॉइंट बने हुए होते हैं, इससे घुमाया जाता है। तो अक्ष के बारे में बात करें, अक्ष क्या होता है, यहाँ पे ये बात करते हैं। अक्ष के बारे में लिखा होगा एक्सिस। तो एक्सिस के बारे में समझते हैं, एक्सिस क्या होता है। तो यहाँ पे ये फिर से हमने ग्लोब बनाया। ये मेरा पूरा अच्छा शेप नहीं हो सकता, बट आप समझ लेना कि ये ग्लोब है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट होता है, जब हम ग्लोब देखते हैं वहाँ पे एक पॉइंट ऐसे होता है, एक पॉइंट यहाँ पे होता है, बीच में ऐसे ऐसे करके एक लाइन बनाई जाती है। ग्लोब के अंदर एक लाइन बनाई जाती है बीच में, ठीक है, जिसके चारों ओर ग्लोब घुमाया जाता है। तो ये वास्तविक में है ना, पृथ्वी के भी ऐसे नहीं होता है। पृथ्वी जो वास्तविक रूप होता है उसमें भी ऐसी कोई लाइन बनाई हुई नहीं है, ना कोई ऐसी पॉइंट बनाएगी भाई ये ध्रुव होगा, ये ऐसा कुछ रियल में नहीं है। एक कल्पना की गई कि यहाँ पे वो चीज़ है। ठीक है, तो एक काल्पनिक है। तो यहाँ पे ये सुई है ना, जिसके सहारे ग्लोब को घुमाया जाता है, इस सुई को ही अक्ष कहा जाता है। अब अक्ष के बारे में आपको पता होना चाहिए भाई, अक्ष क्या होता है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, कोई भी एग्जाम नहीं पूछेगी अक्ष क्या होता है। बट आप आगे पूछोगे भाई पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है, तो एक्सिस क्या होता है, वो एक्सिस यही है। जैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं, पृथ्वी किस पे अपने एक्सिस पे घूमती रहती है, तो वो एक्सिस जिसके बारे में बात करते हैं वो यही है। एक काल्पनिक रेखा खींची हुई है, एक काल्पनिक यहाँ पे पॉइंट बनाए हुए कि ये ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और यहाँ पर एक काल्पनिक ऐसी रेखा बनाई हुई है। ठीक है, एक सुई यहाँ पे लगाई हुई, एक सुई यहाँ पे लगाई, और इसके चारों ओर ग्लोब को ऐसे घुमाया जाता है। ठीक है, इसके चारों ओर ऐसे घुमाया जाता है। तो यही जो सुई है ना, यही एक्सिस है। तो अक्ष क्या होता है, अक्ष ऐसे काल्पनिक एक सुई है, एक काल्पनिक पॉइंट है, उसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है, उसके चारों ग्लोब घूमता है। तो ये पॉइंट है ना, इसे ही अक्ष कहा जाता है या एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, तो एक्सिस के बारे में इतनी ही जानकारी आपको याद रखनी है कि एक्सिस होता क्या है। तो एक्सिस एक काल्पनिक रूप है। ठीक है, एक काल्पनिक रूप है, एक काल्पनिक रेखा है जिसके चारों ओर ग्लोब है वो घूमता रहता है। तो वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, जिसके चारों ओर पृथ्वी अपनी घूमती रहती है। तो ऐसे कहते हैं ना, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, तो पृथ्वी इसके चारों ओर घूम रही है। ठीक है, ये जो अक्ष है ना, ये अक्ष, यहाँ पर पृथ्वी झुकी हुई है। ठीक है, वास्तविक में यूँ 90 डिग्री होनी चाहिए, बट 90 नहीं है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई। तो इस अक्ष के सारे घूमती रहती है। बट ये ऐसा रियल में कुछ भी आकार वगैरह नहीं खींचा गया है, ये हमने एक कल्पना करी है कि पृथ्वी इसके चारों ओर घूमती रहती है। तो अक्ष के बारे में पता चल गया आपको। अब कोई आपको अक्ष के बारे में पूछेगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अब आपको कोई ग्लोब के बारे में पूछेगा तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक सच्चा प्रतिरूप है जिसके चारों ओर पृथ्वी है वो परिक्रमण करती घूमती रहती है। ठीक है, इसके चारों ओर घूमती, पृथ्वी के समान ही ग्लोब है, घूमता रहता है, और एक सच्चा प्रतिरूप है, सेम पृथ्वी के रूप में काम करता है। ये तो ग्लोब हो गया। और फिर बात करते हैं अक्ष, एक्सिस। ये क्या होता है, एक काल्पनिक ऐसी रेखा बनाई हुई, काल्पनिक पॉइंट बनाए हुए जिसके चारों ओर पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूमती रहती है, मतलब इसी के सहारे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है। तो ये अक्ष कहलाता है। ठीक है, एक्सिस समझ आ गया आपको, ग्लोब समझ आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है पोल्स, ध्रुव। पोल क्या होते हैं, अब यहाँ पे फिर से देखिए एक इमेज बनाते हैं। ये है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी का ऐसे फॉर्म है। पृथ्वी यहाँ से क्या झुकी हुई है, यहाँ से थोड़ी क्या चपटी है। एक फिर से बनाता हूँ मैं, ये मेरे से सही नहीं बन रही इमेज, ऐसे पृथ्वी बनी हुई है। ठीक है, रियल में क्या होना चाहिए, रियल में ऐसे 90 डिग्री होना चाहिए। ये रेखा है ना, यहाँ पे होनी चाहिए थी। अब 90 डिग्री तो सीधी भी नहीं है, बट आप समझ लेना कि सीधी है, यहाँ पे रेखा है। ठीक है, और एक ये रेखा है, तो पृथ्वी ऐसे होनी चाहिए थी। बट ऐसे ना हो कि पृथ्वी कैसे है, पृथ्वी अपने अक्ष पे है ना, थोड़ी झुकी हुई है। ये 23 डिग्री की झुकी हुई है। ये 23 डिग्री का कोण यहाँ बनाती है। अब देखो कई लोग लिखते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, ये लिखा आता है। कई बार क्या लिखा था, पृथ्वी अपने समतल पर 66 डिग्री झुकी हुई, 66 डिग्री, वो जगह लिखा आता है। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ,
दो आता है। हम बात करें पोल्स के बारे में, ध्रुव के बारे में। ध्रुव के बारे में जानने से पहले हम बात कर लेते हैं पृथ्वी के अक्ष के बारे में। ये पृथ्वी है, ठीक है, सीधी सीधी यहाँ पे एक रेखा होनी चाहिए थी और एक यूं होनी चाहिए थी। बट रियल में क्या है, रियल में पृथ्वी ऐसे 90 डिग्री भी नहीं है, एक इस प्रकार से झुकी हुई है अपने अक्ष पे, 23.5 डिग्री है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई। तो पृथ्वी कैसे है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से होनी चाहिए थी, बट इस प्रकार से नहीं होगी, इस प्रकार से, मतलब 23.5 डिग्री वो झुकी हुई है। अब अगर कोई आपको पूछता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी है। एक तो पहला ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी आपको पूछता है। दूसरा, कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री भी झुकी हुई है। तो क्या ये भी सही है? तो हाँ, ये भी सही है। जब 66.5 डिग्री की बात हो रही है तो इसके बारे में बात हो रही है, मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री का है, ठीक है, ये 90 डिग्री कौन है, इसके और इसके बीच की में ये कितना हो गया, ये 23.5 डिग्री हो गया। तो ये तो 23.5 डिग्री का हो गया, बट 66.5 की बात हो रही है ना, 66.5 की, तो वो इसके बीच में हो रही है। ये जो लाइन है इसके और इस लाइन के बीच की बात हो रही है, तो ये 66 डिग्री है और ये कितना है, ये 23 डिग्री है। तो एक जब 90 डिग्री और इस लाइन की बात हो रही है जहाँ पे पृथ्वी झुकी हुई है, तो इन दोनों के बीच में 23.5 डिग्री है। और ये जो लाइन है ना सीधी, जो भूमध्य रेखा है, इसके और इसके बीच में ये कोण कितना बनेगा, तो ये 66.5 डिग्री बनेगा। तो जब कोई पूछे 66.5 डिग्री झुकी हुई है, मतलब इस समतल रेखा के समक्ष, ये जो समतल रेखा है इसकी अगर बात करेंगे तो 66.5 डिग्री है। जब इस 90 डिग्री की बात करते हैं, ये 90 डिग्री रेखा है, इसकी और इसके बीच में बात करें तो 23.5 डिग्री है। आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो फिर से मैं समझाता हूँ। देखो, हम सब बात करते हैं पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो जब 23.5 के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे ये बात करें, ये 90 डिग्री की रेखा है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण है, इसके और इसके बीच की जब बात करते हैं तब 23.5 डिग्री होता है। टोटल कोण कितना होना चाहिए था, 90 होना चाहिए था। तो 23.5 डिग्री ये हो गया, 66.5 ये हो गया, तो ये 66.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है। तो 2 पॉइंट आप याद रखना, 23.5 डिग्री ये है, 66.5 ये, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों सही है। 66.5 पूछा जाता है तो वो समतल के सापेक्ष में पूछ रहा है, और 23.5 पूछ रहा है तो मतलब ये 90 डिग्री के सापेक्ष में पूछ रहा है, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमें समझना था कि पोल क्या होते हैं, ध्रुव क्या होते हैं। तो पोल को समझने के लिए फिर से हमने एक लाइन खींची इमेजिनरी, यहाँ पे ये 90 डिग्री वाला कोण है, ठीक है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, तो ठीक है, ये दोनों हो गई। वास्तव में ऐसे न हो कि पृथ्वी कैसे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा हो गया साउथ पोल हो गया, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, ये दोनों है ना, इसे कहा जाता पोल। पोल मतलब पृथ्वी है ना अपने एंड पॉइंट पे, जहाँ पृथ्वी की समाप्त हो रही है, सीमा वैसे कोई समाप्त नहीं होती, पर जहाँ ये राउंड शेप पे समाप्त हो रहा है, जियोइड शेप पे समाप्त हो रही है, वहाँ पे पृथ्वी थोड़ी चपटी है। जहाँ पे पृथ्वी का ये चीज़ का एंड है ना, वहाँ पे पृथ्वी थोड़ी चपटी हुई है। तो पृथ्वी यहाँ से क्या चपटी है, तो जिस पार्ट पे पृथ्वी थोड़ा पाया गया वो चपटा है, इसको क्या पोल का नाम दे दिया। अब रियल में ऐसा नहीं है कि भाई ये पहले से बना हुआ था, नहीं, ये साइंटिस्ट ने नाम दिया, जो हमारे रिसर्चर्स वैज्ञानिक वगैरह थे, इन्होंने इसका नाम दिया कि यहाँ से ये चिपटी है तो इसे उत्तरी ध्रुव बोल दिया, नॉर्थ पोल बोल दिया गया है, और ये जो यहाँ से है ना इसको साउथ पोल। तो एक साइड में साउथ पोल है, एक साइड में है उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको समझ में आएगा। पोल क्या है, ध्रुव है, ठीक है, ध्रुव है। ध्रुव कौन से है, एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है। ये वास्तव में नहीं था, एक काल्पनिक रूप से वैज्ञानिकों ने इमेजिन किया है कि इस प्रकार से काम करता है। तो इसको उत्तरी ध्रुव नाम दे दिया है, यहाँ से ये चपटी है, इसको दक्षिणी ध्रुव नाम दे दिया गया, यहाँ से भी पृथ्वी चपटी है, तो इनको ध्रुव के नाम पे रखा गया है। तो ध्रुव आपको समझ में आ गया, ध्रुव क्या, पोल क्या, सिंपल से नाम दिए गए हैं, ठीक है, समझने के लिए कि भाई पृथ्वी अब हम किस स्थान पे खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, उनको समझने के लिए। ध्रुव की बात हो रही है, मतलब ये यहाँ की बात हो रही है। ध्रुवों की बात करेंगे, पोल्स पे खड़े हैं, तो ये यहाँ इस एरिया के बारे में बात हो रही होगी, तो इसके लिए इनका नाम दिया गया है, ठीक है। तो सिंपल से इनके नाम के बारे में बात करिए पोल के अंतर्गत, बाकी कंफ्यूजन वाला कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, अर्थ का डायरेक्शन, पृथ्वी है वो किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी की घुमाने के बारे में बात करें तो पृथ्वी कैसे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे, ये फिर से एक पृथ्वी बनाई जाती है, ये पृथ्वी है, ठीक है। अब ये कैसे घूमती है, ये ऐसे अपना अक्ष है, अपने अक्ष पर ये पश्चिम से पूर्व की ओर, ये है, ये पश्चिम है, वेस्ट, और ये है ईस्ट, ठीक है। तो ये है पश्चिम और ये क्या है, पूर्व। अब ये पृथ्वी कैसे घूमती, ऐसे घूम रही है, ये भाग आगे आएगा, ये पीछे जाएगा,
ये आगे आएगा, ये पीछे जाएगा। एक कल्पना करो, आपने ग्लोब को रखोगे तो ग्लोब है ना, उसको ऐसे ही घुमाओ, ये भाग आगे आ रहा है, ये भाग है वो पीछे जा रहा है। एक मिनट रुकना, ये इमेज से देखो आप है ना, ये है अपनी वेस्ट साइड, ये है ईस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। अभी ये यहाँ से ऐसे 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 रोटेट हो रही है, देखो इधर से आई इधर जा रही है। तो पृथ्वी किस डायरेक्शन में रोटेट होती है? तो ये ईस्ट वेस्ट पहले आता है, पश्चिम साइड पहले आती है और पूर्व। तो अब सूर्य यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है, तो सन के सामने पहली कौन सी आ रही है? वो पूर्व आ रही है, क्योंकि पश्चिम तो पीछे रह गई है। अब यहाँ से अगर रोटेट होगी, यहाँ से अगर घूमेगी तो पहले कौन सी आएगी? पहले पूर्व आएगी, बाद में पश्चिम आएगी। तो सूर्य की किरणें हमेशा है ना पूर्व पहले आएगी। अब हम आगे समझने वाले जो टाइम का कॉन्सेप्ट समझेंगे, डे नाइट का कॉन्सेप्ट समझेंगे ना, तब पहले हम बाद में सीखेंगे कि ये चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें पहले आई, कैसे टाइम चेंज होता है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। बट अभी हम यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं कि पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट होती है। बस इतना कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये ध्यान रखना। बाकी हम आगे और चीज़ें देखने वाले हैं, पर अभी तो ये हमारा सिंपल कहने का मतलब यही था कि पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। तो ये समझाने के लिए हमने ये इमेज दिखाई है कि पृथ्वी हमेशा इस डायरेक्शन में घूमती है। क्योंकि कन्फ्यूज हो जाते हैं कई लोग कि भाई हाँ ईस्ट पहले है तो वो ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही है। नहीं, वेस्ट की ओर नहीं जा रही, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। पहले पश्चिम आएगा, पहले पश्चिम घूमेगा, फिर पूर्व की ओर जाएगा। और जब सन के सामने पहले कौन सी आएगा? तो सन के सामने हमेशा पूर्व पहले आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ग्लोब के बारे में आपको पता है, ग्लोब क्या होता है, वो चीज़ हमने देखी थी। फिर एक्सिस के बारे में हमने बात किया कि एक्सिस क्या होता है। फिर पोल के बारे में बात करी, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, उसके बारे में हमने बात करी। और फिर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट हुआ है वो होला है अर्थ की डायरेक्शन, अर्थ की दिशा के बारे में बात की। तो यहाँ तक तो हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है हमारा टॉपिक, वो होने वाला इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? यहाँ पे फिर से एक इमेज पे आते हैं। ये है इमेज, ये देखो ये पॉइंट क्या है? ये इक्वेटर। ये क्या है? ये इक्वेटर। एक और इमेज बताता हूँ आपको, इस इमेज को देखो, ये है ना ये इमेज। पेन उठा लेते हैं, यहाँ पे पेन नहीं आ रही है। पेन की भी क्या समस्या हो जाती है। ये देखो इमेज को, ये ऊपर वाला भाग है, ये नीचे वाला भाग है। इमेज ध्यान से देखो, मैं बाद में समझा दूंगा, इमेज पहले ध्यान से देख लो। ये ऊपर वाला भाग है, ये नीचे वाला भाग है। अब चलते हैं हम मेन पॉइंट पे। हम क्या कह रहे थे? हम बात कर रहे थे भूमध्य रेखा के बारे में, इक्वेटर के बारे में बात कर रहे थे। क्या है भूमध्य रेखा, क्या है इक्वेटर? इस वर्ड को तोड़ो, भूमध्य, भूमध्य यहाँ पे कर दो। भू का मतलब क्या होता है? भू का मतलब पूरी पृथ्वी हो जाएगी, ये अर्थ हो गई। मध्य का मतलब होगा बीच का, मध्य का मतलब होगा बीच का। तो भूमि यानी अर्थ के बीच का भाग, अर्थ के बीच का भाग, अर्थ के बीच का भाग क्या कहलाता है? भूमध्य रेखा। ये पूरा भूभाग है, उसके बीच की रेखा क्या कहलाएगी? भूमध्य रेखा। ये है, कोई वास्तविक में ऐसी कोई रेखा नहीं है, कोई रियल में ऐसी कोई रेखा नहीं है, एक कल्पना की गई है। हमें दिशाओं को समझना था, हमें किसी व्यक्ति की लोकेशन समझनी थी, साथ ही साथ हमें मौसम है, ऋतुएं हैं, इन सब चीज़ों को समझना था। अब इनको कैसे समझा जाएगा? इन्हें समझने के लिए हमने क्या किया? पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा। तो भूमध्य रेखा ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। और ये दो बराबर भाग कौन सा है? ऊपर वाला उत्तरी भाग, नीचे वाला दक्षिणी भाग। तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ठीक है, कौन सी रेखा है? इक्वेटर, भूमध्य रेखा है। फिर से आपको बता रहा हूँ, भूमध्य रेखा के बारे में बात कर रहा हूँ। भूमध्य रेखा, तो भूमि के बीच वाला भाग है वो क्या है? भूमध्य रेखा है। ठीक है, इक्वेटर है। इसके ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, इसके नीचे वाला हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो इनको दोनों को बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। अब यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसे क्या कहा जाएगा? इसे इक्वेटर कहा जाएगा। वो वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये एक काल्पनिक रेखा है, ये भी हमने बता दिया है। अब ये जो रेखा है ना इसको अलग अलग डिग्री में मापा जाता है। डिग्री मतलब क्या होता है? एंगल। ये एक कोण ही तो है ना, ये एक कोण ही तो है, ये एक एंगल ही तो है ना, मतलब एक कोण ही तो। बस वैसे देखो, फिर से हम इस इमेज में देखो आप, अब पृथ्वी को हमने यहाँ पे काटा है ना, ये देखो बीच में से काटा है, तो काटा यहाँ पे, इसको एक कोण दिया गया है, ये एक कोण है। ठीक है, इसका ऊपर वाला भाग है,
ये नीचे वाला भाग है। तो यहाँ पे कौन सा कोण बना, यहाँ 0 डिग्री कोण ही बना। कौन सा कोण बना, 0 डिग्री तो कोण बना, ये 0 डिग्री है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटा, तो जहाँ से 2 बराबर भागों में काटा है वो एक कोण ही तो बनेगा ना। तो ये कोण कौन सा बना, ये 0 डिग्री कोण बना। तो ये जो इक्वेटर है वो कौन सी डिग्री कोण पर है, इक्वेटर 0 डिग्री पे। इसीलिए तो हम कहते हैं ना भूमध्य रेखा है वो 0 डिग्री पर है। भूमध्य रेखा कौन सी डिग्री पर है, तो वो 0 डिग्री पे है। भूमध्य रेखा कौन सी डिग्री पर है, फिर से देख लो, एक इमेज है, यहाँ इनको बराबर भागों में काटा जा रहा है। ये कौन सी रेखा है, ये 0 डिग्री रेखा है। इसे 0 डिग्री रेखा कहो, इसे भूमध्य रेखा कहो, इसे इक्वेटर कहो, तीनों एक ही बात हो रही है, वो इसी रेखा के बारे में बात हो रही है। ये एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। और ये 2 बराबर भाग कौन सा है, एक है उत्तरी गोलार्ध और एक है दक्षिणी गोलार्ध। एक है उत्तरी गोलार्ध, दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध। अब आपको पूछे गोलार्ध का मतलब क्या होता है, गोलार्ध मतलब होता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, तो गोलार्ध क्या होता है, हेमिस्फीयर क्या होता है, गोलार्ध की बात। गोलार्ध में भी वर्ड को तोड़ो, क्या लिखा है, गोलार्ध, गोला आधा, गोला प्लस आधा। तो क्या ये गोला जो है ना वो आधा है, मतलब गोले का आधा भाग, ये पूरा गोला है उसका आधा भाग क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा गोलार्ध। तो गोलार्ध में गोले के आधे भाग के बारे में बात हो रही है। दक्षिणी गोलार्ध मतलब दक्षिण का जो गोला है वो आधा भाग है। उत्तरी गोलार्ध उत्तरी गोले का आधा भाग। साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर साउथ का आधा भाग, नॉर्थ एंड नॉर्थ का आधा भाग। तो ये हो गया गोलार्ध। तो यहाँ पर ये जो 0 डिग्री है इक्वेटर है, ये 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, तो 2 बराबर भागों में ये बट गया है। तो यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि गोलार्ध क्या है, किस प्रकार से इन दोनों को बराबर भागों में बांटा जा रहा है। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, और इनको बराबर भागों में कौन बांट रहा है, तो ये इक्वेटर भाग रही है, ये 0 डिग्री रेखा भाग रही है। अब 0 डिग्री तक तो आपको समझ में आ गया होगा 0 डिग्री क्या होती है। फिर से देख लो ये है, ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया। अब ये तो 0 डिग्री हो गया, इसके ऊपर वाले क्या कहलाएंगे, यहाँ ये 0 डिग्री है तो ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 6 करते करते ऐसे ऊपर जाएंगे ना, तब यहाँ पे 1 डिग्री बनेगी। वो फेमस अक्षांश है, वो 23.5 डिग्री का है। एक जब नीचे आएंगे तो सेम नीचे भी है 23.5 डिग्री का। अब इसको भी हम अब थोड़ी देर बाद में देखने वाले। अक्षांश है ना 23.5 डिग्री का क्या है, 66.5 डिग्री यहाँ पे बनेगा, 66 डिग्री का वो क्या है, फिर 90 डिग्रीज पे क्या है, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। पर अभी हमें ओनली इक्वेटर के बारे में बता रहे कि इक्वेटर है क्या। तो इक्वेटर 0 डिग्री पे है। इक्वेटर कहाँ पर है, इक्वेटर है वो 0 डिग्री पे है। इतनी चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ तक कोई आपको क्लियर मतलब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इक्वेटर के बारे में हमने बात करी थी। तो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, ये एक काल्पनिक रेखा है, एक काल्पनिक गोलाकार रेखा है। ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर है, पृथ्वी के चारों ओर है। हमने एक इमेज भी देखी थी, तो एक बार दिखाता हूँ फिर से। इस इमेज को देखो, ये देखो ये चारों ओर है, ये काल्पनिक रेखा है पृथ्वी के चारों ओर। ये देखो, ऐसा नहीं कि ये आगे आगे है, नहीं, ये चारों ओर है। ये पृथ्वी घूम रही है ना, तो इसके चारों ओर एक काल्पनिक रेखा है, और ये पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये क्या है, ये गोलाकार। ये यहाँ पे क्या लिखा है, ये चीज़ें मत पढ़ो अभी, ये क्या लिखा है ये अलग चीज़ है। अभी तो ओनली ये पढ़ो कि ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर रेखा है। ये सूर्य भी मत समझो, ठीक है, ये पृथ्वी समझो, ठीक है, और इसके चारों ओर ये एक रेखा है, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर एक रेखा है। ये एक काल्पनिक रेखा है, और यही काल्पनिक रेखा है वो इक्वेटर है, ठीक है। और ये पृथ्वी मान लो तो ये समझ लो, लेकिन ये आप पृथ्वी समझ लो। अभी ये मत समझना कि ये क्यों लिखा है, सारी चीज़ें ये बाद में हम देखने वाले। ये सारे कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाली, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। बट अभी ये खाली समझ लो कि ये जो भूमध्य रेखा है ना, ये पृथ्वी के चारों ओर है, और ये 2 बराबर भागों में बांटती है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। और ये एक काल्पनिक रेखा है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। तो अनदर इमेजिनरी लाइन, तो रनिंग ग्लोब डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट, 2 बराबर भागों में बांटती है। दिस लाइन नॉन एज इक्वेटर, ये नॉन है वो क्या कहलाती है, ये लाइन क्या कहलाती है, ये इक्वेटर कहलाती है। द नॉर्दर्न हाफ नॉन एज नॉर्थ हेमिस्फीयर, और जो सदर्न हाफ नॉन एज सदर्न हेमिस्फीयर। 2 बराबर भागों में बांटती है, जो भूमध्य रेखा के नाम से जानी जाती है। उत्तरी गोलार्ध आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध को आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इक्वेटर की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं अक्षांशों की, लैटिट्यूड। अक्षांश, अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश
लेटीट्यूड, लेटी प्लस ट्यूड। अब इसको है ना ऐसे समझ लेना। अब देखो आपको लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कंफ्यूज हो सकता है। अब आगे अभी लेटीट्यूड पढ़ रहे हो, आगे हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड। तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कंफ्यूज हो सकता है, तो इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है? अक्षांश और देशांतर, इन वर्ड को साइड, हिंदी वाले शब्द इनको साइड में रख दो, क्योंकि इसकी थोड़े और कंफ्यूजन बढ़ेंगे। अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, इसमें बाद में क्लियर करेंगे। पहले ना लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड मैं फिर से यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। एक वर्ड है अपना अक्षांश हिंदी का, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लेटीट्यूड। एक है देशांतर, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। अभी लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड, लॉन्गी का मतलब होता है देखो लंबा, लॉन्ग का मतलब है लंबा, लंबा मतलब ऐसी कोई लंबी सी चीज़ खड़ी है, ठीक है, एक लंबा व्यक्ति खड़ा है तो ये लंबा हो गया। लेटी का मतलब लेटा हुआ, तो लेटी हुई भाग है। अब यहाँ पे समझो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड। लेटी मतलब लेटी हुई, तो ये जितनी भी लेटी हुई लाइन है ये क्या है, लेटीट्यूड है। ये क्या, अक्षांश है। जितनी भी लेटी हुई लाइन है, आपको ऐसे याद रहे कि भाई लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड क्या होता है, तो लेटी का मतलब होता है लेटी हुई, ऐसी सो रही होगी, तो ये सो रही है। अगर ये लाइन ऐसी खड़ी होती तो इसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूड, ऐसी खड़ी है। तो लेटी मतलब लेटीट्यूड, लॉन्गी मतलब खड़ी है। तो हम अभी बात कर रहे हैं लेटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अक्षांश के बारे में बात कर रहे हैं। तो अक्षांश ऐसी रेखा होती है, सबसे अक्षांश बड़ी कौन सी है, भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। एक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ये एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ऊपर वाला उत्तरी, नीचे वाला दक्षिणी। अब इसके समानांतर ये जो अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा है, इसके समानांतर और भी लाइनें खींची गई है। ये देखो ये लाइन खींची गई है, ये लाइन खींची गई है, ऊपर ये लाइन खींची गई है, फिर ये लाइन खींची गई है और ये लाइन खींची गई है। तो ये पूरी पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी है। तो इसके चारों ओर ऐसे ऐसे खींची जा रही। तो आखिर में एक पॉइंट आएगा जब तो बिल्कुल ही पास पास आ जाएगी। पहले यहाँ पे इतनी दूरी तय करके आई थी, ठीक है, फिर इतनी दूरी तय करी, तो ऐसे ऐसे करके एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ ये पास आ जाएगी। ध्रुवों पर ये लाइन जो है ना बिल्कुल ऐसे पास आ जाएगी और नीचे जाने पर ये बढ़ती रहती है। तो अक्षांश रेखा क्या होती है? अक्षांश रेखा ऐसी रेखाएं होती है जो विषुवत रेखा के समानांतर है और ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर है, ये पृथ्वी के चारों ओर है और ये एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, ये एक काल्पनिक रेखा है। तो ये अक्षांश रेखा होती है, ये विषुवत रेखा के समानांतर होती है, ये पृथ्वी के चारों ओर होती है और ये एक काल्पनिक रेखा है। साथ ही साथ में इसकी विशेषता ये है कि ये दोनों आपस में कभी मिलेगी नहीं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये 20 डिग्री है, ठीक है, नॉर्थ वाली, और ये नॉर्थ वाली 40 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलने वाली। ऐसा नहीं कि एक जगह जाके दोनों आपस में मिल जाएगी, नहीं, ये अपना चक्कर करेगी, ये अपना चक्कर करेगी और आखिर में आके यहाँ पे और ये भी दोनों आपस में नहीं मिलने वाली। ये लाइन तो खुद आपस में मिल जाएगी, जैसे ये यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, यहाँ पे ये दोनों मिल जाएगी, बट ये पूरी लाइन है वो और ये दोनों आपस में नहीं मिलेगी। जैसे कि ये 20 डिग्री है और 40 डिग्री, ये आपस में नहीं मिलने वाली। इनके बीच की जो दूरी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहती है। जैसे कि यहाँ पे 111 किलोमीटर है तो वो यहाँ से 111 किलोमीटर हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत कम हो जाता है, ध्रुवों पे जो इक्वेटर है वहाँ पे 110 किलोमीटर होती है, यहाँ पे 111 किलोमीटर होती है। तो वो सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है आपको सिंपल सी चीज़ें क्या याद रखनी है। फिर से इमेज में देखते हैं, ये सारा एक बार साफ कर लेते हैं, फिर इमेज में देख के बताते हैं आपको कि हम बात कर रहे हैं लेटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो लेटीट्यूड क्या होती है? लेटीट्यूड यानी अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा क्या होती है? अक्षांश रेखा जो ये इक्वेटर के समांतर खींची। तो इसकी परिभाषा क्या? इसकी परिभाषा यही है कि विषुवत वृत्त, ये ना ये इक्वेटर, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पेन कहाँ गई? ये विषुवत वृत्त है, इक्वेटर को विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक ये पोल है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक ये पोल, यहाँ पे देखो रेड पॉइंट कर रहा हूँ, इस पे ध्यान दो, पोल और ये विषुवत वृत्त, यहाँ से यहाँ तक मतलब इक्वेटर से पोल तक समानांतर रेखाएं खींची गई है, समानांतर रेखा खींची गई है। और इन सभी समानांतर रेखाओं को क्या कहा जा रहा है? इन सभी समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं की अलग अलग डिग्री होती, कोण होती, जैसे कि ये 0 डिग्री है, ऊपर ये 1 2 2 3 4 ऐसी अलग अलग डिग्री होती है, अलग अलग कोण होते हैं, ठीक है। तो ये 0 से विषुवत रेखा पर होती है। और ये पोल एंड लास्ट वाली जो रेखा है वो 90 डिग्री पर है। ये कौन सी डिग्री पर है? 90 डिग्री पर। और ये वाली कौन सी? इक्वेटर, ये 0 डिग्री पर है। तो इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, विषुवत वृत्त है वो 0 डिग्री पर है, ये वाली लाइन है 0 डिग्री पे है, और यहाँ पे ऊपर वाला जो पॉइंट आता है ये 90 डिग्री पे है। तो ये इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 90 डिग्री का अंतर है। ये 0 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है। तो यहाँ तक 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे करके 90 लाइनें खींची गई है इक्वेटर से
ध्रुवों तक 90 लाइनें खींची गई है और ये हो जाएगी 90 डिग्री तक हो जाएगी। सेम नीचे भी 90 लाइनें खींची गई है, 0 डिग्री ये है, इससे यहाँ पे जो साउथ पोल है यहाँ तक 90 लाइनें इस प्रकार भी खींची गई है। तो ये काल्पनिक रेखा है सारी। तो हम बात करें अक्षांश रेखा क्या होती है, तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक समानांतर रेखा खींची गई है जो कि काल्पनिक रेखा है। ये क्या कहलाती है, ये अक्षांश रेखा कहलाती है। इन्हें डिग्री में मापा जाता है। विषुवत वृत्त वो 0 डिग्री पे है, ऊपर वाले ध्रुव वाली जो रेखा है वो 90 डिग्री पे आती है और आखिर में वो जाके आपस में मिल जाती है विषुवत रेखा। और ये सबसे ज़्यादा लंबी होती है। ये पूरा जो इनका आकार होता है ना सर्कल, ये बहुत बड़ा सर्कल होता है। विषुवत रेखा पर बहुत बड़ा सर्कल होगा क्योंकि इसको पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाना है। और ध्रुवों पे ये बिल्कुल छोटी हो जाएगी क्योंकि इसको ध्रुव का चक्कर लगाना है। जैसे ये मान लो ध्रुव है तो यहाँ पे इतना चक्कर लगाना है, और ये विषुवत वृत्त है बहुत बड़ा है तो इसे इतना चक्कर लगाना है। तो ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी, ठीक है। तो इसका जो आकार है वो ध्रुवों की ओर जाने पर घटता रहता है। एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि हमें विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं का जो आकार है वो घटेगा या बढ़ेगा। तो ध्रुवों से, इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाने पर ये जो विषुवत वृत्त है, ठीक है, यहाँ से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं का जो आकार है वो घटेगा। क्या घटेगा, आकार है वो घटेगा। फिर से मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे, हम कहाँ खड़े हैं, इक्वेटर पे खड़े हैं, हमें कहाँ जाना है, ध्रुवों पे जाना है। तो ये जो अक्षांश रेखा होती है पृथ्वी के चारों चक्कर लगाती है, इस रेखाओं का आकार घटेगा या बढ़ेगा, तो आकार है वो घटेगा क्योंकि यहाँ पे इसको एक बहुत बड़ी दूरी तय करनी है। ऊपर जाने पे ये दूरी है वो कम हो जाएगी। तो ध्रुवों पे जाने पर दूरी कम हो जाएगी, मतलब यहाँ से इक्वेटर से इसकी दूरी हो जाने पर दूरी है वो कम होगी और इनकी जो आकार है वो भी घटेगा, तो डिक्रीजिंग होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा ध्रुवों पर जाने पर आकार है वो डिक्रीज होगा। सेम अगर उल्टा करके पूछे तो अगर ध्रुवों से इस इक्वेटर पे आना है तो ये आकार घटेगा या बढ़ेगा, तो आकार बढ़ेगा। तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछे जाएंगे आपको कि इक्वेटर यानी विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पे जो ये अक्षांश रेखा होती है इनका आकार घटेगा या बढ़ेगा, तो आकार बढ़ेगा। और सेम उल्टा कर दे तो आकार घटेगा। तो ये इस प्रकार से भी आपको दिमाग लगाना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। एक अब देखो इनके बीच की जो दूरी होती है, ये जो एक अक्षांश रेखा है, ये दूसरी अक्षांश रेखा है, इनके बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पे विषुवत वृत्त पे कितनी है, 110 किलोमीटर है, यहाँ पे कितनी 111 किलोमीटर है, यहाँ पे भी 111 किलोमीटर है, यहाँ पे भी 111 किलोमीटर है। तो ऑलमोस्ट सेम दूरी है, बट यहाँ थोड़ी कम दूरी है, इन दोनों के बीच में जो दूरी ज़्यादा है। तो अब अगर आपको ये कोई क्वेश्चन पूछे कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, मैं फिर से आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पे है विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर, ये विषुवत वृत्त है, ऊपर ये है ध्रुव है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर, इक्वेटर से पोल्स की ओर, इक्वेटर से पोल्स की ओर जाने पर दो अक्षांश रेखा है, दो अक्षांश रेखा है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी घटेगी या बढ़ेगी। फिर से यहाँ पे एक इमेज समझो, ये एक लाइन है, ये विषुवत रेखा है, ये अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है, ये सारी अक्षांश रेखा है। हमारा क्वेश्चन क्या था, विषुवत वृत्त इक्वेटर इससे पोल तक जाने पर इन दोनों के बीच में, ये जैसे कि ए है ये बी है, इन दोनों के बीच की दूरी घटेगी या बढ़ेगी, ये क्वेश्चन है हमारा। इन दोनों के बीच की दूरी घटेगी या बढ़ेगी। तो अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी है, यहाँ पे कितनी दूरी है, 110 किलोमीटर है, और ध्रुवों पे ये दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर है। तो वैसे तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ऑलमोस्ट सेम होती है। बट क्या होता है, यहाँ पे पृथ्वी है ना वो अनिश्चित है, थोड़ी बहुत ऐसे इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। तो इस अनइक्वलिटी के कारण, इक्वलिटी नहीं इनइक्वलिटी के कारण यहाँ पे थोड़ी दूरी होती है, कम होती है, ध्रुवों पे जाने पे दूरी बढ़ जाती है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाने पर, इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाने पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, अक्षांश रेखाओं के आकार के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आकार का अलग था, आकार यानी कि ये ऐसे चक्कर लगा रही, उसे कहा था आकार। ये पूरा है, ये आकार है, ठीक है। जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, अगर इसको मिला दोगे वो ऐसे मिलेगी ना, तो ये आकार हो गया। और अब हम बात करें इनके बीच की दूरी की, तो ये जो इस बीच की दूरी है वो ऊपर जाने पे बढ़ेगी, इक्वेटर से ऊपर जाने पे बीच की दूरी है वो बढ़ेगी। जब हम आकार के बारे में बात करते हैं तो वो घटेगी। आकार अलग है, बीच की दूरी अलग है। तो इन दोनों चीज़ों को मिक्स मत करना, मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आपको
इन दोनों के बीच की दूरी अलग है और ऊपर ये जो आकार है इसकी दूरी अलग है। तो आकार का पूछे तो ऊपर जाने पर आकार है वो घटेगा, बट इन दोनों के बीच की दूरी पूछे तो इन दोनों के बीच की दूरी है वो बढ़ेगी। ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, इक्वेटर अलग है, भूमध्य। फिर से समझो, आपको ये कन्फ्यूज कर सकता है। देखो यहाँ पे दो मैं इमेज बना के समझाता हूँ, एक इमेज, दो इमेज। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ये जो लाइन पूरी पूरी तय कर रही है ये इक्वेटर है और ये पोल है। अब इन दोनों में से बताओ गोला कौन सा बड़ा है? ये वाला जो मैंने गोला बनाया ये बड़ा है या पोल वाला गोला बड़ा है? तो आप कहोगे ये वाला गोला बड़ा है, जो मैंने ये बड़ा वाला है इक्वेटर वाला, ये बड़ा बना है। तो ये बड़ा है, ये छोटा है। तो ये आकार के बारे में बात हो रही, ये किसके बारे में बात हो रही? ये आकार के बारे में बात हो रही। तो ये बड़ा रहेगा, ये छोटा रहेगा। तो इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर आकार है वो घटेगा, पोल वाला आकार छोटा, इक्वेटर वाला बड़ा है। बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये एक लाइन यहाँ पे खींची हुई है, यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है, यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है और एक लाइन यहाँ पे खींची है। तो देखो इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा दिख रहा है, इन दोनों के बीच में गैप कम दिख रहा है। ठीक है, तो गैप है ना, जब इन दोनों के बीच में गैप के बारे में बात करते हैं तो ये जो है ना इक्वेटर वाली जो लाइन है इनके बीच में गैप कम है, ऊपर जाने पर ये गैप है बढ़ता जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट वैसे तो सेम होता है 110 किलोमीटर 111 किलोमीटर, बट ऐसे अगर क्वेश्चन बने तो वो इस प्रकार से आप कर सकते हो कि ऊपर जाने पे गैप है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इन दोनों के समझ में आ गया। अक्षांश रेखा आपको समझ में आ गई है, अक्षांश रेखा के बारे में अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री में काउंट किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और विषुवत वृत्त है वो उत्तर में अभी सभी ऊपर वाले सारे उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे और दक्षिण वाले सारे दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अक्षांश लैटिट्यूड क्या है? ये लैटिट्यूड है, हम ये अक्षांश रेखा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड अलग है, लैटिट्यूड अलग है। तो ये है ना ऐसे होगा, इस प्रकार से ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जा रही है रेखाएं, पूर्व से पश्चिम की ओर रेखा खींची जा रही है। ठीक है, तो ये अक्षांश रेखा है। तो ये दिशा याद मत रखना, ये कन्फ्यूज करेगी। तो ये इस प्रकार से खींची जा रही है, काल्पनिक रेखा है। जो इक्वेटर इसका 0 डिग्री है, इक्वेटर से 90 डिग्री ऊपर वाला, यहाँ से 90 डिग्री वाला ये उत्तरी है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो इस प्रकार से इनको किया जा सकता है। जैसे भारत की बात करें तो भारत कितने अक्षांश पे आता है? तो ये 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ पे। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। ये हमारी है 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर है। भारत हमारा कहाँ है? भारत यहाँ पर है। ये हमारा एग्जाम्पल के लिए भारत समझ लो, ये भारत है। अब हम बात करें भारत 8 डिग्री पे। 8 डिग्री पे कैसे है? यहाँ से 1 डिग्री 2 3 4 5 6 7, ये 8। तो भारत का नीचे वाला पॉइंट कितना है? वो 8 डिग्री पे है, 8 डिग्री नॉर्थ पे। ऊपर वाला पॉइंट कितने पे? 37 डिग्री नॉर्थ पे। तो अगर कहते हैं ना कि भारत 8 और 37 के बीच में, तो वो ये बात हो रही है। 8 डिग्री है, फिर 9 10 11 13 15 16 29 37। तो ये 37 और 8 भारत जो इस अक्षांशों के बीच में, तो वो इन दोनों के बीच में बात हो रही है। अगर ऐसा कहीं लिखा होता है ना कि भारत 8 डिग्री नॉर्थ और 37 डिग्री नॉर्थ के बीच में, मतलब वो ये बात कर रहा है कि इक्वेटर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, जब 8वां अक्षांश आता है वहाँ से भारत स्टार्ट हो जाता है, और बढ़ते बढ़ते जब 37वां अक्षांश आ जाता है तो भारत की सीमा वो खत्म हो जाती है। तो भारत है वो 8 डिग्री नॉर्थ और 37 डिग्री नॉर्थ के बीच में है। तो भारत कौन से अक्षांशों के बीच में? 8 डिग्री नॉर्थ और 37 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच में है। वैसे अगर हेमिस्फीयर का पूछे भारत कौन से गोलार्ध में है, तो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में भी कौन सा? ये एन का मतलब होता है उत्तरी, जहाँ एन लिखा है उत्तरी, एस लिखा है वो दक्षिण है। तो भारत 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ के बीच में है। तो ये देख लो, ये 37 है, ये 8 है। यहाँ पे हमारा इंदिरा कोल है वो स्टार्ट हो जाता है। ऊपर वाला जो जम्मू कश्मीर का है ना इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा कोल है, ये इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, ये याद रखना। भारत का सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है? तो वो इंदिरा पॉइंट है। और लास्ट यहाँ पे ऊपर वाला नॉर्थ में कौन सा है? तो वो इंदिरा कोल है। कोल ऊपर है, पॉइंट नीचे, तो इन दोनों के बीच में 8 और 37 डिग्री का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 37 डिग्री, यहाँ पे 8 डिग्री, ये सारी बात यहाँ पे हो रही थी। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। भारत है वो 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ के बीच में। दिल्ली 28 पे है, मुंबई 19 पे है। तो ये याद नहीं रखना, भारत का याद रखना। भारत है वो 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो लैटिट्यूड के बारे में यही बात कर रहे थे। ये 90 डिग्री, ये क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे यही लिखा है कि ये ऊपर वाला भाग 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का इधर वाला नीचे वाला है सेम। ये जो है पृथ्वी है, ये 90 डिग्री का भाग है, ये 90 डिग्री। तो इसके पीछे भी तो होगा ना, इसके पीछे भी तो भाग होगा, तो वो भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। टोटल कितने हो गए? 90 90 180 हो गया, 180 पीछे वाला हो गया, तो 360 डिग्री है। तो वही यही बात करी हुई सारी। तो यहाँ पे इतना वही लिखा है, बाकी कन्फ्यूजन वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, और काल्पनिक रेखा वगैरह हमने सारी सीख लिए। क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के चारों ओर क्षैतिज रूप में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूप से
चलने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी है, इसके चारों ओर क्षैतिज, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसी लेटी हुई, ऐसी घूमने वाली रेखा को क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन का जवाब दो। पृथ्वी के चारों ओर क्षैतिज, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? इस प्रकार से, और वर्टिकल का मतलब होता है खड़ी, वर्टिकल टीका लगा रहे तो टीका खड़ा होता है ना और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, जेंटल मतलब एक शांत इंसान है, तो शांत इंसान हमेशा सोता हुआ रहेगा, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, मतलब ये इस प्रकार से बात हो रही है। अगर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, अगर क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये वर्ड यूज किए जाएंगे, तो इन वर्ड का आपको मतलब पता होना चाहिए। वर्टिकल, टिकल का मतलब तो खड़ा है, हॉरिजॉन्टल, जेंटल व्यक्ति, जेंटल व्यक्ति वो सोया हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, यहाँ पे वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्व खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे क्षैतिज, क्षैतिज, क्षैतिज मतलब सो रही है, तो ये सोई हुई लाइन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी के चारों ओर क्षैतिज रूप से चलने वाली काल्पनिक रेखा, क्षैतिज रूप से चलने वाली काल्पनिक रेखा, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब सो रही है, सोती हुई, हॉरिजॉन्टल, जेंटल मतलब सो रहा है, तो ऐसी कौन सी रेखा है? तो 4 ऑप्शन है, देशांतर, अक्षांश, मेरिडियन, भूमध्य रेखा। तो पृथ्वी के चारों ओर क्षैतिज रूप से चलने वाली कौन सी रेखाएं कहलाती है? क्या रेखा कहलाती है? नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, जल्दी से बताओ। हॉरिजॉन्टल अर्थ के चारों ओर, अर्थ के चारों ओर इमेजिनरी लाइन, भूमध्य रेखा भी है, अक्षांश रेखा, अक्षांश भी चारों ओर करती है, बट मेन पृथ्वी बीच में से बात होती है तो हो जाएगी भूमध्य रेखा, और चारों ओर की बात तो अक्षांश भी हो सकती है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये चीज़ आपको याद करना है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अक्षांशों को मापने के लिए किस रेखा को 0 डिग्री के रूप में माना जाता है? यहाँ बात हो रही है अक्षांश, अक्षांश के बारे में बात हो रही है, लेटीट्यूड के बारे में बात हो रही है, तो लेटीट्यूड को मापने के लिए किस 0 डिग्री के बारे में बात हो रही है? 0 डिग्री कौन सी होगी? प्रधान या उत्तर होगी, क्रक होगी, भूमध्य होगी, अंटार्कटिक होगी, तो ये भूमध्य हो जाएगी। 0 डिग्री भी इक्वेटर ही है ना, तो यहाँ पे इक्वेटर के बारे में बात हो रही है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। यम उत्तर के बारे में हम आगे बात करने वाले कि यम उत्तर रेखा कौन सी होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस, कुछ रेखा है, कुछ महत्वपूर्ण रेखा है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब फिर से एक इमेज बनाएंगे ये देखो, एक अच्छे से इमेज बनाई हमने, यहाँ पे अच्छे से तो क्या ही बनी है, ये हमारी कौन सी है? ये हमारी है 0 डिग्री, ठीक है, इसे हम कह रहे हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर कह रहे हैं, विषुवत भी कहते हैं। ये नाम सारे याद रखना, नाम ही कन्फ्यूज करेंगे आपको, उत्तर तो आपको आ रहा होगा बट ये नाम देख के आप कन्फ्यूज हो जाओगे। बस नाम से कन्फ्यूज नहीं होना, अगर नाम से कन्फ्यूज नहीं हुए ना आप तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो नाम क्या है? यहाँ पे ये भूमध्य रेखा है, इसे इक्वेटर कहो, विषुवत को, सब एक जगह है, ठीक है। अब इससे ऊपर गए, यहाँ पे ये रेखा खींची गई, ये रेखा है 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री कोण पर एक रेखा खींची गई, 23.5 डिग्री कोण पे एक रेखा खींची गई है। ऊपर गए 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री पे एक रेखा खींची गई है। और ये लास्ट है, ये 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री है। सेम यहाँ पे आए 23.5 डिग्री, पेन ही दूसरे ले लेता हूँ मैं, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 66.5, और ये है 90 डिग्री, यहाँ पर है 90 डिग्री। अब इनको कुछ नाम दिया गया, ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मौसम चेंज हो जाएगा, पूरा जलवायु चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आएंगे तो ये मौसम वगैरह चेंज हो जाएगा। तो इन देखो, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वो सारा पैटर्न वगैरह चेंज हो जाता है, मौसम चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ये अब दिखाएं कहाँ से जाके चेंज हो रहा है, तो ये जो रेखा है इसके ऊपर वाला मौसम अलग होगा, इसके नीचे वाला अलग हुआ। ये जो रेखा है ना, ये जो इमेजिनरी लाइन, ये काल्पनिक रेखा है, इसके ऊपर वाला अलग जलवायु होगी, अलग मौसम होगा, इसके नीचे वाला अलग होगा। तो इनको अंतर दिखाने के लिए, ये जलवायु है, ये मौसम है, इनका अंतर दिखाने के लिए ये कल्पना की गई, ये काल्पनिक रेखा है, इसलिए इनको महत्वपूर्ण इसलिए कहा गया है बिकॉज यहाँ पे 15 डिग्री भी है, लेकिन 15 और 20 डिग्री के बीच का जो मौसम है ना वो सेम होगा, 10 डिग्री का भी सेम है, 20 डिग्री का भी है, ज़्यादा इन दोनों में अंतर नहीं है। अंतर कहाँ पे आ जाता है? ये जो 23 डिग्री है इसके ऊपर और इसके भी ऊपर नीचे वाला अंतर आ जाता है, हालांकि थोड़ा बहुत रहता है, बट ये जो मेन लाइन है इसके ऊपर नीचे जाते हुए आपको पूरा पैटर्न चेंज देखा जाए। कहाँ पे? इसके ऊपर आने पे थोड़ी थोड़ी ठंडी स्टार्ट हो जाएगी, इसके नीचे आने पे गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से इन लाइनों को महत्व दिया गया है क्योंकि इन लाइनों के ऊपर नीचे जाने पे पूरा मौसम चेंज हो रहा है, क्योंकि पूरी जलवायु चेंज हो रही है। तो ये जलवायु जो चेंज हो रही है ना, इसको दिखाने के लिए इन्हें महत्वपूर्ण लाइन कहा गया कि 23 डिग्री के ऊपर जाओगे ठंडा होता रहेगा, नीचे आओगे गर्मी बढ़ती रहेगी, इस वजह से इन्हें महत्वपूर्ण लाइन कहा गया है। तो अब इन्हें महत्वपूर्ण लाइन क्यों कहा गया वो तो आपको समझ में आ गया। अब इनका नाम देख लेते हैं। तो जैसे जो 23.5 डिग्री की रेखा है ना, इसे कहा जाता है कर्क रेखा, कैंसर,
जो कैंसर की बात करते हैं, कैंसर कर्क रेखा की बात करते हैं, तो ये जो लाइन है इसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। हिंदी में कर्क रेखा, इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा। तो 23.5 डिग्री वाली जो लाइन है, 0 से 23.5 डिग्री के बीच का जो है ना, वो कर्क रेखा का भाग है। और ये जो 23.5 डिग्री की लाइन है इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो आएगा वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एरिया होगा। ये जो कर्क रेखा है उसका एरिया माना जाएगा। तो भारत का कुछ भाग है वो इसके अंतर्गत आता है, हाँ बिल्कुल आता है, क्योंकि भारत है वो 8 डिग्री से स्टार्ट हो जाता है, 37 डिग्री पे खत्म होता है। तो भारत का जो आधा जो भाग है वो कर्क रेखा के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा भारत से होती हुई गुजरती भी है, ठीक है, वो भी आपको याद रखना। कर्क रेखा भारत से कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है वो अलग पॉइंट हो जाएगा, बट भारत से कर्क रेखा जरूर गुजरती है, क्योंकि भारत 8 डिग्री से स्टार्ट हो जाता है और कर्क रेखा है वो 23 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे है। तो ये कर्क रेखा का भाग है, ठीक है। अब इसके नीचे वाला जो है, एक बार को एक और दूसरी पेन लेता हूँ। अब ये पे यहाँ पे आता है साउथ में, ठीक है। उत्तर में गए तो आ गई कर्क रेखा। उत्तर में जब 23.5 डिग्री की बात करेंगे तो कर्क रेखा आ जाएगी। जब दक्षिण के 23.5 डिग्री की बात करेंगे, 23.5 डिग्री की बात करेंगे तो आ जाएगी हमारी मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये कैप्रिकॉर्न है, ये मकर रेखा है। दक्षिण में 23.5 डिग्री की रेखा कौन सी है, तो वो मकर रेखा है, ठीक है। दक्षिण में 23.5 डिग्री कौन सी है, मकर है। उत्तर में कौन सी है, वो है कैंसर यानी कर्क रेखा है। तो कैप्रिकॉर्न और कर्क याद रखना, कैप्रिकॉर्न और कैंसर को याद रखना, कर्क और मकर को याद रखना। कर्क मकर आपको याद रह जाएगी हिंदी मीडियम वालों को, तो आप यही याद रखना, कैंसर और कैप्रिकॉर्न इंग्लिश वाले याद रखना, ठीक है। अब कैप्रिकॉर्न और आपको कैंसर तो याद रहेगी। कैंसर मतलब नॉर्थ और कैप्रिकॉर्न मतलब साउथ। मकर मतलब साउथ है और कर्क के बारे में बात हो रही तो वो उत्तर के बारे में बात हो रही। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब आते हैं इस पे 66.5 की बात पे। ये 66 डिग्री है, इसे क्या कहा जाएगा, ये 66 डिग्री वाली है, इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे कहा जाएगा, जो नॉर्थ साउथ के बारे में बात करें, साउथ में जो 66 डिग्री पे, साउथ में जो 66.5 डिग्री पे, ठीक है, साउथ में 66.5 डिग्री पे कौन सी लाइन खींची गई है, दक्षिण के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। दक्षिण में जो 66.5 डिग्री पे एक काल्पनिक रेखा खींची गई है उसे कौन सी रेखा कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसे, अंटार्कटिक व्रत कहो या सर्कल कहो। तो जो दक्षिण में 66.5 डिग्री पर, दक्षिण में जो 66.5 डिग्री पर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है उसे कौन सी रेखा कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा अंटार्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत, अंटार्कटिक सर्कल। फिर से याद रखना, दक्षिण में 66.5 डिग्री पे कौन सा है, अंटार्कटिक व्रत है या अंटार्कटिक सर्कल है। और उत्तर में जो 66.5 डिग्री पे रेखा खींची गई उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आर्कटिक, आर्कटिक, आर्कटिक कहा जाएगा। उत्तर में है आर्कटिक है, दक्षिण में है वो अंटार्कटिक है। उत्तर में है कौन सा है, उत्तर में आर्कटिक है, उत्तर में कौन सा है, आर्कटिक है। उत्तर में कौन सा, आर्कटिक है। दक्षिण में कौन सा, अंटार्कटिक है। तो उत्तर में 66.5 डिग्री पे जो रेखा खींची गई है, उत्तर में 66.5 डिग्री पे खींची गई रेखा है वो आर्कटिक है। कौन सी है, आर्कटिक, जैसे आर्कटिक, आर्कटिक है। और दक्षिण में जो है वो कौन सी है, वो अंटार्कटिक है। तो इन दोनों के बीच में आपको पता होना चाहिए। और 90 डिग्री पे पोल है, 90 डिग्री पे पोल है, उत्तरी पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी पोल, दक्षिण ध्रुव, ठीक है। ये आपको याद रह जाएगा, ठीक है। फिर से एक इमेज बना लेता हूँ ताकि जो भी कन्फ्यूजन हो आपकी दूर हो जाए। ये हमारी एक इमेज है, ठीक है। इसमें मैं लाइनें खींच रहा हूँ, दूसरी पेन से ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। ये ब्लैक पता नहीं चल रहा, दूसरी पेन उठाता हूँ मैं। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये पोल है। ये लाइन है, ये लाइन है, ये पोल है। ये कौन सी है, ये 0 डिग्री है। इसे क्या कहा जाएगा, विषुवत व्रत कहो, इक्वेटर कहो, वो ये है। दूसरी ये कौन सी लाइन है, इसे कहा जाता है मकर रेखा, इसे कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। ये कौन सी है, ये अंटार्कटिक व्रत है, अंटार्कटिक व्रत, अंटार्कटिक साइकिल है। और ये कौन सा है, ये साउथ पोल है, ठीक है, साउथ पोल है। फिर यहाँ पे आते, ये कौन सी है, ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर वाली। ये कौन सी है, ये आर्कटिक व्रत है,
आर्कटिक वृत्त है, ये कौन सी है, ये नॉर्थ पोल है। तो याद रहेगा 66.5 डिग्री आर्कटिक, 23.5 डिग्री कर्क, ये 0 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर, 66.5 डिग्री दक्षिण आर्कटिक वृत्त। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। 4 इंपॉर्टेंट लाइन है, आर्कटिक, मकर और अंटार्कटिक कर्क, उत्तर वाली कर्क आर्कटिक और दक्षिण वाली अंटार्कटिक मकर, ये 4 लाइन है, इनके बारे में याद रखना है। एक लाइन आर्कटिक मकर, ये 2 लाइन हो गया, तीसरी कर्क, तीसरी लाइन, चौथी आर्कटिक, 4 लाइन। तो अंटार्कटिक, मकर, कर्क और आर्कटिक, ये 4 लाइन है, 2 उत्तर में है, 2 दक्षिण में। आपको आर्कटिक और अंटार्कटिक कंफ्यूज करेगी, कर्क मकर याद रह जाएगी। तो आर्कटिक तू यहाँ पे आके टिक, तो उत्तर में ये टिक गया है, दक्षिण में क्योंकि यहाँ पे टिकना मुश्किल है, यहाँ पे समुद्र वगैरह पड़े, तो यहाँ पर अंटार्कटिक है, आर्कटिक नहीं अंटार्कटिक, यहाँ पे नहीं टिक सकता, तो यहाँ पे अंटार्कटिक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना। तो अब अक्षांश रेखाओं के बारे में आपको पता चल गया। अक्षांश रेखाओं में हमने ये भी देख लिया कौन कौन सी महत्वपूर्ण लाइन है, उसके बारे में भी बात कर ली। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब ये सारी चीज़ समझ में आ गई तो आपको हीट जोन भी समझ में आ जाएगा। यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी तो आपको हीट जोन भी समझ में आ जाएगा। हीट जोन क्या है, एक बार यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। ये है हमारी 0 डिग्री इक्वेटर, ये कौन सी है, ये कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, मकर रेखा है। ये कौन सी है, ये अंटार्कटिक सर्कल है, यानी कि अंटार्कटिक वृत्त है। यहाँ पर ये कौन सी है, ये कैंसर है। और ये कौन सी है, ये आर्कटिक सर्कल है, ऊपर वाला फ्रीज जोन है। अब हम समझते हैं हीट जोन को क्या है, या फिर ये जो हम बात करें गर्मी कैसी आती है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसको कैसे समझना है, इसको इस प्रकार से समझो। एग्जाम्पल के लिए ये एक सूर्य है, इससे समझ लो ये डायरेक्ट सन है, सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। अब यहाँ से आप ध्यान से देखो, ये जो सन है ना, ये पृथ्वी है। सूर्य की किरण कैसे जा रही है, ये यूँ जा रही है, यूँ जा रही है, यूँ जा रही है, ये ऐसे ऐसे जा रही है। धीरे धीरे क्या हुआ है, मुड़ रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, मुड़ रही है, यहाँ पे भी मुड़ रही है, यहाँ पे भी मुड़ रही है। अब सीधी कहाँ तक आ रही है, हमने देखा कि सूर्य की किरणें है ना, ये जो एरिया है यहाँ तक सीधे सीधे आ रही है। दूसरी पेन उठा के फिर से समझाता हूँ आपको। सूर्य की किरणें हैं, ये जो एरिया है ना यहाँ तक सीधे सीधे आ रही है। ये जो किरणें हैं, ये पूरा एरिया है, यहाँ तक सूर्य की किरणें सीधे सीधे आ रही है। फिर जो नीचे वाले भाग है वहाँ पे सूर्य की किरणें कैसी हो रही है, तिरछी हो रही है। नीचे वाला जो भाग है यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी हो रही है, और यहाँ पे तो सूर्य की किरणें वो पहुँच भी नहीं पा रही है, बहुत बारीक कम पहुँच रही है। यहाँ पे भी बहुत कम पहुँच रही है। तो अब सूर्य की किरणें सीधी सीधी कहाँ तक आ रही है, ये जो है ना एरिया, ये एरिया यहाँ तक सीधे सीधे आ रही है। तो इसको कहने का मतलब क्या क्या कहना चाहता है, ये कहना ये चाहता है कि जहाँ सूर्य की किरणें सीधी आ रही है, मतलब जहाँ सूर्य की किरणें सीधी आ रही, कौन सा एरिया जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी आ रही है, 23.5 डिग्री उत्तर जिसे कर्क रेखा कहा गया है, 23.5 डिग्री उत्तर जिसे कर्क रेखा कहा गया है, और 23.5 डिग्री दक्षिण जिसे मकर रेखा कहा गया है। 23.5 डिग्री दक्षिण जिसे मकर रेखा कहा गया है। तो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, इन दोनों के बीच में सूर्य की किरणें है वो सीधी आ रही है। 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, कर्क और मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें है वो सीधे आ रही है। इसमें इक्वेटर आ गया, ठीक है। तो ये जो पूरा भाग है यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधे सीधे आ रही है। तो इस भाग को क्या कहा जाता है, इस भाग को टॉरिड जोन कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो अब अगर आपको कोई पूछे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है, टॉरिड जोन कौन सा है, ट्रॉपिकल भी कहा जाता है। एनसीईआरटी में टॉरिड जोन लिखा है और इसे ट्रॉपिकल क्षेत्र भी कहा जाता है, ट्रॉपिकल रीजन भी कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है, तो जहां पर सूर्य की किरणें सीधी आती है। एक अलग पेज बनाते हैं फिर से, एक बार कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे एक अलग पेज बनाते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये सन है, ये सन की किरण है यहाँ तक सीधे सीधे आ रही है, यहाँ तक सीधे सीधे आ रही है। ये हमारी 0 डिग्री है, ये हमारी 23.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है। ये पूरा रीजन है, यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी सीधी आ रही है। ये पूरा जो रीजन, इसे कहा जाएगा टॉरिड जोन, इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाएगा, जहाँ पे उष्ण यानी गर्मी है वो बहुत ज़्यादा है। इस रीजन में गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसे ट्रॉपिकल भी कहा जाएगा
इसे टॉरिड भी कहा जा सकता है, इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन कौन सा है, एक अलग से लिखो, उष्णकटिबंधीय या टॉरिड जोन वाला रीजन कौन सा है, तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तर वाला, 23.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिण वाला, मकर से कर्क रेखा, कर्क से मकर रेखा के जो बीच का रीजन है इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर सूर्य है वो एक बार दिन में एक बार है वो ऐसे ऊपर आ जाता है, बिल्कुल ये इंसान खड़ा है इसके यहाँ पे आ जाएगा, एकदम माथे पे आ जाएगा। तो ये जो पूरा रीजन है ना, यहाँ पे सूर्य है वो दिन में एक बार है वो पूरी तरह से माथे पे आ जाता है, एकदम ऊपर आ जाता है, सर पे आ जाता है। तो वो कौन कौन से एरिया में आता है, 23.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो रीजन है, कर्क रेखा और मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच का जो रीजन है, इसे टॉरिड जोन, इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इसे ट्रॉपिकल रीजन भी कहा जाता है। यहाँ पर सूर्य है वो दिन में एक बार एकदम सिर पे आ जाता है, ये इंसान खड़ा इसके सिर पे आ जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। तो इस जो रीजन में है वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। सूर्य एक बार यहाँ पे ऊपर भी आएगा तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये है टॉरिड जोन। तो आपको टॉरिड जोन समझ में आ गया कि टॉरिड जोन कौन सा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है। तो ये अक्षांशों के बीच में 23.5 डिग्री उत्तर 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच का जो रीजन है इसे टॉरिड जोन कहा जाता है। तो आपको टॉरिड जोन समझ में आ गया होगा, ठीक है। टॉरिड जोन समझ में आ गया, अब नेक्स्ट को देख लेते हैं, एक बार इसको मिटाओ पूरा। टॉरिड जोन समझ में आ गया, कर्क और मकर के बीच का जो रीजन है वो टॉरिड जोन है, ठीक है। कर्क और मकर के जो रीजन बीच का है वो टॉरिड जोन है। तो वहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, टॉरिड जोन आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, टॉरिड जोन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इस रीजन की, ये जो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री कर्क से इसके बीच का जो आर्कटिक है, कर्क से आर्कटिक के बीच का है, मकर से अंटार्कटिक के बीच का है। 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री दक्षिण में, 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर की ओर। तो ये जो बीजा है ना, मकर से यहाँ पे ये मकर है, मकर से अंटार्कटिक के बीच का रीजन, मकर से अंटार्कटिक के बीच का रीजन, कर्क से आर्कटिक के बीच का रीजन, ये इसके बारे में बात करें, ठीक है। ऊपर है यहाँ पे आर्कटिक है, यहाँ पे कौन सी है, कर्क रेखा है, यहाँ पे कौन सी है, मकर रेखा है, यहाँ पे कौन सी अंटार्कटिक रीजन है। तो इन दोनों के बीच का जो रीजन है, ये रीजन और ये रीजन, इन दोनों को क्या कहा जाएगा, इन दोनों क्षेत्रों को क्या कहा जाएगा, तो इन दोनों को कहा जाएगा शीतोष्ण क्षेत्र। क्या कहा जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ शीतोष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र। तो शीतोष्ण क्षेत्र कौन सा है, या टेम्परेट रीजन, इसे टेम्परेट भी कहा जाता है, टेम्परेट, इसे टेम्परेट रीजन भी कहा जाता है। तो टेम्परेट क्षेत्र कौन सा है, टेम्परेट क्षेत्र कौन सा है, टेम्परेट या शीतोष्ण, टेम्परेट या शीतोष्ण क्षेत्र कौन सा है, तो जहां पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं जाती है, तिरछी जाती है, जहां पर सूर्य की किरणें तिरछी जाती हैं, वहां जहां पर सूर्य है वो सिर पे नहीं आएगा, यहाँ पे आप खड़े रहो, आपके सिर पे सूर्य नहीं आएगा। 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिण के बीच का जो रीजन है इसे टेम्परेट या शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर सूर्य की किरण है वो कभी सर पे नहीं आती है, यहाँ पर सूर्य की किरण हमेशा तिरछी पड़ती है, और ये जो क्षेत्र है इसे क्या कहा जाएगा, इसे शीतोष्ण या टेम्परेट जोन कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा, इसे शीतोष्ण या टेम्परेट जोन कहा जाएगा। तो शीतोष्ण और टेम्परेट जोन क्या होता है, शीतोष्ण और टेम्परेट जोन होता है उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण यानी कि मकर और अंटार्कटिक के बीच का, कर्क और आर्कटिक के बीच का जो रीजन है इसे शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाएगा। एक अलग इमेज बनाते हैं, फिर इसे समझते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। ये 0 डिग्री है, ये 23 डिग्री है, ये हमारे है 66.5 डिग्री, ये कौन सी है, मकर रेखा है, ये कौन सी है, ये आर्कटिक है, ये कौन सी है, ये आर्कटिक है, और सेम नीचे है ये कौन, ये कर्क है, मकर नहीं है, कर्क है, कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, और ये है अंटार्कटिक। तो ये पूरा एरिया मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये जो एरिया है इसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सूर्य की किरणें कैसे आएगी, यहाँ पे तिरछी आएगी सूर्य की किरणें, इस एरिया में सूर्य की किरणें तिरछी आती है। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा टेम्परेट या शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाएगा। टेम्परेट यहाँ पे
शीतोष्ण कहा जाएगा। टेम्परेट और शीतोष्ण कहा जाएगा, इसे भी टेम्परेट और शीतोष्ण कहा जाएगा। यहाँ पे गर्मी थोड़ी कम होगी, जितनी वहाँ होगी उससे थोड़ी गर्मी कम होती। यहाँ पे दोपहर के टाइम में सूर्य कभी सिर पे नहीं आता है, गर्मी थोड़ी कम होती, सूर्य की किरणें वो तिरछे पड़ती है। तो आपको ट्रॉपिकल क्षेत्र समझ में आ गया। ट्रॉपिकल, टोरिड, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो इसके बारे में बात कर रहे थे, ये ट्रॉपिकल भी कहा जाता है, टोरिड भी कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। ये रीजन है, इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा शीतोष्ण या टेम्परेट रीजन भी कहा जाएगा। तो शीतोष्ण टेम्परेट रीजन आपको समझ में आ गया, और ये हमारा टोरिड या उष्णकटिबंधीय रीजन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है फ्रीज जोन। एकदम शीत जोन है, फ्रीज जोन है, वहां पे जमा हुआ सब कुछ। तो फ्रीज जोन कौन सा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पेन ले लेते हैं दूसरी, ये हमने पेन ले ली। अब जो फ्रीज जोन के बारे में बात कर रहे हैं वो ये रहा, ये हमारा फ्रीज जोन है। यहाँ पे जो ये ना फ्रीज जोन है 66.5 डिग्री दक्षिण से 90 डिग्री दक्षिण, 66.5 डिग्री दक्षिण से 90 डिग्री दक्षिण, 66.5 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तर, 66.5 उत्तर से 66.5 उत्तर से 90 डिग्री उत्तर। यानी कि बात हो रही है आर्कटिक से पोल के बीच का, आर्कटिक से पोल के बीच का रीजन, अंटार्कटिक से दक्षिणी ध्रुव के बीच का रीजन, आर्कटिक से उत्तरी ध्रुव के बीच का और अंटार्कटिक से दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो लास्ट पॉइंट है, इसे फ्रीज जोन या शीत क्षेत्र कहा जाता है। तो शीत क्षेत्र कौन सा है? फ्रीजिड जोन कौन सा है? फ्रीजिड जोन जो है ना 66.5 से ऊपर वाला जो रीजन है, 66.5 डिग्री के ऊपर वाला जो रीजन है उसे फ्रीज जोन कहा जाता है, जहां पर जो सूर्य की किरणें होती बहुत कम पहुंचती है, ये पूरी तरह से जमा हुआ रहता है। यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, गर्मी कम पड़ती है। यहाँ पे 6-6 महीने के दिन होते हैं, ठीक है, और 6-6 महीने की रातें होती है। यहाँ पे बर्फ ही बर्फ होता है। तो हम ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको 3 रीजन समझ में आ गया होगा, टोरिड, टेम्परेट, फ्रीज। टोरिड जो कि करक और मकर के बीच का है, इसे क्या कहा जाएगा? टोरिड कहा जाएगा। टेम्परेट किसे कहा जाएगा? जो कि करक और आर्कटिक, मकर और अंटार्कटिक के बीच का रीजन है। और फ्रीज कौन सा है? फ्रीज जो 66.5 और पोल के बीच का 66.5 और 90 डिग्री का जो बीच का लास्ट वाला रीजन है वो कौन सा है? वो फ्रीजिड जोन है। तो तीनों जोन आपको समझ में आ गए। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल से पॉइंट थे, कोई ऐसा मैंने रॉकेट साइंस नहीं बताया, बेसिक पॉइंट है वो आपके सामने रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हीट जोन जहाँ पर सूर्य की किरणें होती है दोपहर में सिर के ऊपर आ जाती है, ठीक है, और अक्षांश की जो 23.5 डिग्री उसके ऊपर कभी सिर की किरणें ऊपर नहीं आती है, तो वहाँ पे गर्मी कम पड़ेगी। जहाँ सिर के ऊपर आती है वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। तो 23.5 डिग्री से नीचे है, सिर की किरणें ऊपर आती है, सूर्य की किरणें सिर के ऊपर आती है, तो वहाँ पे सूर्य तेज होता है, ऊपर वो नहीं आती। जैसे यूरोप वगैरह है वहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी नहीं जाती, तो वहाँ पे ठंड है। भारत में आधा वाला नीचे वाला भाग है, वहाँ पे सूर्य की किरणें आती है, तो वहाँ पे गर्मी है। कश्मीर वगैरह है वहाँ पे सीधी नहीं जाती, तो वहाँ पे ठंड पड़ती है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। तो ये पूरी बात यहाँ पे लिखी गई है, सब कुछ यही लिखा गया, सिंपल भाषा में हमने समझा है। पर आपको जो जोन समझाया गया उसके बारे में ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन है, यदि आप उत्तरी ध्रुव के से भूमध्य रेखा, ये उत्तरी ध्रुव है, ये भूमध्य रेखा है, उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर गमन करते हो, चलते हो, तो तापमान में क्या देखोगे? ये उत्तर है, उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे ये भूमध्य रेखा इक्वेटर है, इसकी ओर जाओगे तापमान क्या होगा? तो तापमान में वृद्धि होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऊपर जाने पे क्या होगा, नीचे आने पे क्या होगा, तो इस प्रकार की ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें। एक और क्वेश्चन पूछा गया था जबलपुर, ये क्वेश्चन हम कल देखें क्योंकि हमें देशांतर के बारे में कल बात करेंगे, देशांतर के बारे में कल बात करेंगे, तो हम इसके बारे में कल देखेंगे। वैसे देखो मैंने इस पर टाइम इस वजह से लिया था कि कुछ थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट है, बेसिक शब्द हैं, लेकिन इसका एक बार मतलब समझ गए ना, तो हम आगे जब क्लासों में पढ़ने वाले हैं 8th 9th 10th 11th में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे बहुत इसका डिटेल आएगा, तो हमें समझने में आसानी होगी कि भाई यहाँ 0 डिग्री क्या होती है। हम टोरिड जोन के बारे में बात करें तो वो कहाँ के बारे में बात हो रही थी, ट्रॉपिकल जोन कौन सा था, कहाँ पे सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है नहीं पड़ती है, क्या है क्या नहीं है, तो है ना वो आसानी से हमें उसका उत्तर मिल सकता है। और कल देशांतर को इस टाइप से ही पढ़ेंगे, टाइम कैसे बदलता है वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो हम भविष्य में जो भी क्लासें पढ़ेंगे, ऊपर वाले क्लासें पढ़ेंगे, एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, तो वो सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं। इस वजह से हम है ना इतने धीरे से पढ़ रहे हैं। आपका बेस मजबूत होगा तो हम आगे वाले जो आप चैप्टर आने वाले हैं, आगे वाले जो कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, वो आसानी से आप उन्हें समझ सकते हो। इस वजह से हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। कल देशांतर के बारे में समझेंगे और कल है वो टाइम जोन के बारे में समझेंगे,
ठीक है, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ में। तब तक आप अपना ध्यान रखो, पढ़ाई चालू रखो, ठीक है। इसमें जो भी है उसके थोड़ा बहुत कमेंट वगैरह आंसर बताने की कोशिश करना। चलो ठीक है, बाय, थैंक यू।